इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 4, जिसमें हम इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। मतलब औपनिवेशिक शासन के दौरान इनके रीति रिवाज, जितने भी वहां पर कबीले के चरवाहे होते थे, उनके रीति रिवाज परंपरागत तौर तरीके पर किस तरह बदलाव आए थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे जिंदगी भी उनकी किस तरह बदली। इन चीजों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। चारागाह कम हो गया, वहां पर था भी तो लोग चराने देने जाते नहीं थे, अंग्रेज अफसर जाने नहीं देते थे। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। बहुत बड़ा बड़ा जो इलाका था वो कम होने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा, यही जो जंगल का आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़िए और पशुपालक आप अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसे आजादी से नहीं चरा सकते थे। जितने भी गड़िए थे और पशुपालक, वो खुद से अपने मवेशियों को जंगल में ले जाकर आजादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेत में बदल दिए गए, जब चारागाह खेत में बदलने लगे, तो बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। मतलब चारागाह कम हो गया, चरगाह कम हो गया, जिसके वजह से बाकी सब चरवाहे बहुत कम था, जिसमें संख्या जानवरों की बढ़ गई। अब छोटा जगह है, वहां पर ज्यादा जानवर आ जाएंगे तो कहाँ से अनाज मिलेगा उसको खाने के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत ही चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। मतलब जितने भी चारागाह थे हमेशा जानवरों से भरे रहते थे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे, कुछ दिन रुकेंगे फिर निकल जाएंगे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशें, जितने भी चरवाहे थे उनके जिंदगी आवाजाही पर लग गई बंदिशें, रोक टोक। ये आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ चारागाह का इलाका है जिसको बोलते थे मोनपा, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, बंगाल के खाड़ी में भी मिल जाएगा। बंजारे, ढांगर, कुरमा, ये लोग कर्नाटक में ही मिलते हैं। अरब सागर, मरुस्थल क्षेत्र, मलधारी, रायका पाकिस्तान, गद्दी, गुज्जर बकरवाला, भोटिया गुज्जर नेपाल भी थे। लक्षद्वीप में भी चरवाहे थे, श्रीलंका में भी थे, इधर अंडमान निकोबार में भी थे। माप पैमाने के अनुरूप नहीं है। ये सब जगह पर वहां पर कोई ना कोई समुदाय रहता था। चित्र 11 भारत में चारागाह समुदाय। इस नक्शे में केवल उन चारागाह समुदायों के इलाके का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चारागाह समुदाय भी रहते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से, और जितना भी चारागाह था उसका बेहिसाब कोई हिसाब नहीं रहता था कि कितना भैंस कितना चरा गए, कितने जानवर कितने चारा खा गए। तो बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, हरा भरा इलाका अब बंजर होने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी, और जब तक चारे की कमी हो गई और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। देखो, एक तो चरवाहों की कमी, चारे की कमी, चारागाह की कमी, जब तक अकाल भी आ गया, उस समय कमजोरी के कारण, भूख के कारण बहुत सारे जानवर मर गए। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, ये देखते हैं। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी,
बहुत बड़े बड़े संख्या थी जिसको कम कर दिया गया। अब बहुत सारे जानवरों को चरने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे, क्योंकि सब आरक्षित जगह पर था और सब अंग्रेज का कब्जा था। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चारागाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए, वहां पर चले गए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। उनके बीच में सीमा रेखा खींच गई थी, जिसके वजह से एक तरफ से दूसरे तरफ जाना रोक दिया गया था, बंद हो गया था। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़ती खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इस समय खेतों को खाद की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी, जो उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र मतलब गोबर, जो बाथरूम करते थे, पैखाना करते थे, गोबर करते थे, उससे, और जो गाय भैंस ऊंट वगैरह पेशाब करते थे, उससे इनके जमीनों में खाद का काम होता था। तो मूत्र से मिल जाता था तो उनका काम भी चल जाता था, और इधर मवेशियों को भी काम चल जाता था कि उनका चारे का काम खत्म। समय गुजरने के बाद कुछ धनी चरवाहे, जितने भी अमीर चरवाहे थे, जमीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे, मतलब तुरंत वहीं पर बस गए और वहीं पर रहना चालू कर दिए। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे, मतलब जो भी कर्ज देता था उससे पैसा लेकर अपना दिन काट रहे थे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे। बहुत लोग अपने मवेशी को बेच कर भी खाते रहे, नहीं तो जिससे लगान लेते थे, सूद लेते थे, मतलब जिनसे कर्जा लेते थे, वो इनके जानवरों को लेकर चला जाता था। मजदूर बनकर रह गए, उसके बाद से ये लोग मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। छोटे इलाके, बड़े इलाके, मतलब एकदम काम चलाऊ इलाके में ये लोग मजदूरी करने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में, मतलब ऐसे इलाके में जहां पर वहां पर अच्छा हरियाली हो, तो उनमें दाखिल होने पर रोक लगा दी गई और वे अपनी दिशा बदल लेते, और जहां पर रोक लगती थी वहां से अपने आप को मोड़ लेते थे। रेवर छोटा कर लेते थे, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते थे। नई दुनिया के मिजाज से, नया दुनिया जो था 1947 के बाद, उनके मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। और समझ लो, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूखे इलाकों में रहना है जिंदा, तो आपको वहां पर चरवाही ही करना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों के साथ रहते रहते लोग भी जानवर हो जाते हैं, जानवर लेखा शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उनको ना गर्मी लगती है ना ठंडा लगता है, सब काम उनका चल जाता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे, केवल अपने देश में नहीं था, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे थे। ये सारे लोग आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपने जिंदगी का दर्रा बदलने पर मजबूर किए गए। मतलब जिस तरह आधुनिक दुनिया बदलती गई, इसी वजह से उनको भी अपना हर कुछ बदलना पड़ा था। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से, जो आधुनिक विश्व अभी है, हाईटेक विश्व, इसमें बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने
क्या रास्ते अपनाए जो हम आगे पढ़ेंगे। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, अफ्रीका के भी देख लेते हैं। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। दुनिया की आधी से भी ज्यादा चरवाही इलाका उधर ही है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। आज भी अफ्रीका के बहुत सारा इलाका है जहां पर लोग गाय भैंस बकरा बकरी बैल घोड़ा हाथी वही पालते हैं, ऊंट पालते हैं। उनमें बेदुअनी, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। कौन कौन? बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान, ये सब समुदाय हैं जो अफ्रीका में रहते थे, अभी भी हैं वहां पर ये समुदाय। इनमें से ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं। वो लोग अपना जगह बदल कर छोटा बड़ा इलाका जो हरा भरा हो, चाहे मैदानी इलाका जो सूखा रेगिस्तान हो, वहां पर वो लोग अब रहते हैं। जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है, मतलब बारिश की वजह से खेती हम कर लें ये तो मुश्किल ही था। यहाँ के चरवाहे गाय बैल ऊंट बकरी भेड़ और गधे पालते हैं। क्या पालते हैं? वहां के फिर रेगिस्तानी वाले इलाके में जितने भी लोग थे वो पालते थे मुश्किल से। वो लोग गाय बैल ऊंट बकरी भेड़ और गधे ही पाल पाते थे और दूध मांस पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं और उनसे ही अपना कारोबार और काम चलाते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधित काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। चरवाही भी और खेती भी दोनों करते थे। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं कर पाने के वजह से कोई दूसरा धंधा भी कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पर गुजारा होना चाहिए, तो गुजर नहीं हो पाने पर वो लोग दूसरा धंधा करते थे वहां पर। मतलब खेती से नहीं हो पाता है, चरवाहे से नहीं हो पाएगा, तो वो लोग कुछ दूसरा धंधा कर लेंगे कि उससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। ये क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव, जिसके बारे में हम नीचे जानते हैं। ये पहाड़ देख लो आप, इलाका कितना सुंदर इलाका है ना। इधर को पूरा एकदम हरियाली ही हरियाली है, बीच में लोग एक एक दो गो झोपड़ी डाल के रख ले है, पार ये पहाड़ है, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे इलाके में रहने से। चित्र 12 में देखते हैं मसाई लैंड, जिसके पीछे कलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये कलिमंजारो पहाड़ हैं। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई जितने भी थे, मसाई मक्का चावल आलू गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। वैसे ही वो लोग वहां पर खाद्य पदार्थ उगाते थे और उन्हीं पर वो लोग निर्भर हो गए। परंपरागत रूप से वह इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती है। सौजन द मसाई एसोसिएशन के द्वारा ये लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं छोटी तस्वीर इंसेट के कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाता है। अफ्रीका के चरवाह समुदाय कौन कौन इलाका था? बर्बेस, मर्स, ताउरेंग, बोदाबेफुलानी, कबाबिस, बेदुई, बेजा, डनाकिल, सोमाली, हेरेरो, तस्वान, जुलू, नामा ऐसे इलाके थे। मसाई तंजानिया, हिंद महासागर, कोनिया, सोमाली, बेरान,
सोमाली, इंडो, इथियोपिया, तुर्कानी, उगांडा, जायरे और सूडान, ऐसे ऐसे इलाके यहाँ पर थे। एक झील भी था वहां पर, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील भी वहां पर था, आज उस पर पुल बन गया है, जिसके वजह से यातायात बहुत आसान हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, नहीं तो घूम कर आना जाना पड़ता था यहाँ पे। इस परिवर्तन को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं, मतलब वो पूर्वी अमेरिका के निवासी ही हैं, ठीक है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कोनिया, करीबन 3 लाख दक्षिण कोनिया में और करीबन 1,50,000 तंजानिया में रहते थे। कौन से? मसाई समुदाय के लोग। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने कई तरह न केवल, मतलब बाकी सब जगहों पर न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली है, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई है। मतलब उनको रोक टोक लगा दिया गया है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में, जब सब चीज सूखा हरा भरा रहता है, तो सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शुल्क में ढल गया, और उनका जो सामाजिक संबंध था उसको भी एक नए सिरे से ढलना पड़ा, और उसमें ये लोग ढलते चले गए। धीरे धीरे परिवर्तन के वजह से ये लोग उसमें ढल गए। इजिप्ट जो देश है, इजिप्ट जिसके नाम पर सब कोई जानता है, उसमें पिरामिड है, बहुत बड़ा बड़ा इलाका है। तो वहां पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया था, डच ने, जब इजिप्ट आजाद हुआ तो वहां के राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति बने, सबसे पहले काम किए कि इंग्लिश को पूरा तरीके से बंद कर दिए। इजिप्ट में इंग्लिश बोलोगे तो घंटा कोई नहीं समझेगा, लेकिन आजकल होटल वगैरह में लोग समझ जाते हैं, लेकिन वहां पर इजिप्टी भाषा ही लोग बोलते थे, जो पुराने भाषा है, और वही आज भी प्रचलित वहां पर है। तंजानिया के बारे में चलिए कुछ बातें जानते हैं। ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंजानिया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आजादी मिली और 1964 में जिंजीबार में विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। पहले क्या था? तंजानिका, अब तंजानिका से हो गया तंजानिया, ठीक है। पहले तंजाइका था, तंजाइका, उसके बाद से तंजानिया उसका नाम कर दिया गया। विलय के बाद उसका नाम बदल दिया गया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे चारागाहों का क्या हुआ, जितने भी चारागाह थे उनका क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम भाग 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के कमेंट लिस्ट में आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां पर मेल आईडी होगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।